नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। तो चले दोस्तों आज की कहानी की सफ़र पर। दोस्तों आज की कहानी जो मैं बताने जा रहा हूं ना, एक ट्रक ड्राइवर की है। नाम है सुरेश, रहने वाले झारखंड के। ये जो वाकया इनके साथ में हुई थी, साल था 2001 का। तो क्या हुआ था सुरेश जी के साथ में, आइए हम विस्तार से इनकी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं सुरेश जी की ही पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों मेरा नाम सुरेश है। मैं उन दिनों 24-25 साल का था जब ये मेरे साथ में घटना घटी थी। साल था 2001 का। मैं एक ट्रक पर काम करता था। मैं अभी ट्रक का ड्राइवर नहीं था, खलासी यानी कंडक्टर का काम किया करता था। मेरे ही गांव का बगल में एक गांव था और वहीं का ट्रक था। हमारे उनके गांव में ज़्यादा फर्क नहीं था, मुश्किल से 1.5 या 2 किलोमीटर का फासला था और मैं उस पर लगा हुआ था। शुरुआती दिन थे मेरे ड्राइवरी सीखने का। अब मैं तो उम्मीद करता था कि मैं जल्द से जल्द ड्राइवर बन जाऊंगा, लेकिन जो उस ट्रक के मेन ड्राइवर थे, यानी मालिक भी थे ड्राइवर भी थे, बड़ा ही असूलों वाले व्यक्ति थे और थोड़ा गुस्से वाले भी थे। वो कहते थे कि सुरेश देख, अगर तुझे ट्रक सीखना है ना तो सब वसूलों का पालन करना पड़ेगा। अब उन दिनों ड्राइवरी लाइन में अब एक रिश्ता चलता था। जो ड्राइवर होते थे ना, उनको जो असिस्टेंट है उनके नाम से ना तो चाचा ना भैया, उस्ताद जी कहकर बुलाया जाता था, इज्जत दिया जाता था। एक गुरु शिष्य का रिश्ता होता था ऐसा ही। और शिष्य के क्या मजाल जो गुरु के सामने अपनी बात ऊंची कर सके। अब इसको बड़ा बुरा समझा जाता था। और वो जो हमारे उस्ताद थे ना, वो ऐसे ही असूलों के थे, बड़ा सख्त थे और काम तो सिखाते थे। मैं अब तो थोड़ा बहुत ड्राइविंग करना भी सीख गया था। अब मेरे उस्ताद ज़्यादातर लोकल ही चक्कर अब घुमाते थे, ज़्यादा दूर नहीं जाते। उतने में ही उनका काम चल जाता था, तो दूर जाने का फ़ायदा क्या है। रात के टाइम अब कहूँ ना कि मैं अब अपना ट्रक लेकर के उस्ताद जी के साथ हम उनके घर पहुँच जाते थे। अब कभी शाम के 7 बजता था, कभी 9 बजता था रात का, कभी 10 भी बज जाता था। और वहाँ से मात्र 1.5-2 किलोमीटर हमारा गाँव था। तो उस्ताद जी के घर पर मैं नहीं रुकता था, सीधा अपने घर आता था। खाट पर पैर पसार के आराम से सोता था। सुबह तड़के मैं नाश्ता भी नहीं करता था, उस्ताद जी के घर में ही नाश्ता बना होता, बस मैं फ्रेश हो लेता था। वहाँ जाकर के नाश्ता वास्ता करना, इसके बाद हम उस्ताद जी अपने काम धंधे पर निकल जाते थे। रोज का अब यही हमारा दिनचर्या था। लेकिन उन दिनों एक जो उनका ट्रक था ना उस्ताद जी का, उसमें एक दिक्कत आती थी और दिक्कत बहुत दूर कराने की उन्होंने कोशिश की। ऐसा कोई मिस्त्री मिला नहीं। वो क्या होता था ना, कुछ देर चलने के बाद ये कभी कभी होता था, ट्रक अचानक बंद हो जाता था। और जब तक अब उसकी मर्जी हो तभी स्टार्ट होता था, और नहीं तो फिर छोड़ देते थे 2-3 घंटे। जब ट्रक पूरी तरह से ठंडा हो जाता था तब मर्जी हुआ तो स्टार्ट हो गया, और नहीं तो फिर मिस्त्री को बुलाना पड़ता था। मिस्त्री आकर के अपना कुछ काम करता था। आप संजोग कहे वो बीमारी पकड़ ही नहीं पाता था, कहता था तो सब कुछ ठीक है, और इसके बाद ट्रक स्टार्ट हो जाता। अब इन दिनों हम उन्हीं समस्याओं से जूझ रहे थे। अब ऐसा कोई मिस्त्री नहीं मिल रहा था। अब बड़ा मिस्त्री के लिए अब उस्ताद जी बता रहे थे कि बड़े शहर में जाना पड़ेगा, वहाँ वक्त लगेगा, फिर वो एक आध दिन डिले करेंगे, रोक लेंगे, और तब जाकर ट्रक मिलेगा। अभी उस्ताद जी का काम का सीजन था, काम बहुत उनको मिल रहा था। और कह रहे थे कि बस ये महीना है ना, हम किसी तरह निकाल लेते हैं, और इसके बाद हम बड़े शहर में जा कर के और ट्रक को सही कराएंगे, तब तक ऐसे ही चलाते हैं। खैर ये जो समस्या कभी कभी होता था, कभी हफ्ता दिन में, कभी 10 दिन में, नहीं तो 15-15 दिन तक कुछ होता ही नहीं था, चलता रहता था ट्रक मजे में। अब मैं बता रहा हूँ उस रात की बात, जब हम अपना आखिरी चक्कर छोड़ करके और गांव की तरफ लौट रहे थे। मात्र 5 किलोमीटर की दूरी रह गया था हमारा गांव। अचानक ट्रक हमारा रुक गया। और उस वक़्त ज़्यादा समय नहीं हुआ था, रात का 9 बज रहा था। लेकिन उस टाइम जो सड़क थी बिल्कुल सुनसान हो चुकी थी। जो आवागमन था रोडों पर अब दिखाई नहीं दे रहा था। और ऐसी जगह पर ट्रक रुकी थी ना, वहाँ पर एक पानी का तालाब था। मतलब पानी का समस्या नहीं थी, पानी तो मस्त था उसमें भरा हुआ। अब समस्या ये थी कि अब ट्रक को कैसे स्टार्ट किया जाए। उस्ताद जी कुछ देर लगे रहे, अब फिर कहने लगे कि सुरेश वही बीमारी है, समझ में नहीं आ रहा, अब तो मिस्त्री को लेकर आना ही पड़ेगा, अब मेरे बस का नहीं है। मैं अब समझ गया कि अब करना क्या होगा। मैंने कहा कि ठीक है उस्ताद जी, मैं जाता हूँ और मिस्त्री लेके आता हूँ।
और तब उस्ताद जी कहने लगे, अरे तुझसे कहाँ मिस्त्री आएगा, वो तेरी वो बात मानेगा ही नहीं, जाना तो मुझे ही पड़ेगा। और मुझे समझाने लगे कि देख, अगर हम रात में आ गए तो ठीक है, नहीं तो ट्रक के पास ही रहना यहीं पर, और देखभाल भी करना, और सोना है तो हिसाब किताब से सोना। अब वो मुझे समझा करके हमें तो समझ गया कि उस्ताद जी आज आने वाले नहीं हैं। मैं देख रहा था कि अब मेरी जो रात है ना, इसी जगह पर काली होनी है। गर्मी का टाइम, मच्छर भी थे और ऐसा ही मौसम था, गर्मी से भरा हुआ। उस्ताद जी तो लिफ्ट लेकर के एक बाइक से चले गए और मैं देखता ही रह गया। अब क्या कर सकते हैं। अब जैसे तैसे मैं अब अपना गुजारा कर रहा था। कभी ट्रक के केबिन में बैठता था, या कभी गर्मी लगती तो बाहर निकल जाता था। रात मुझे कैसे भी बितानी थी। कभी कभी मैं तालाब के किनारे आकर के खड़ा हो जाता था। हाँ, तालाब से जो हवा बह के आती थी ना, तो थोड़ा ठंडा ठंडा महसूस होता था। मुझे लगा कि तालाब के किनारे ही अगर हम बैठ जाएं तो बड़ा अच्छा लगेगा, हवा ठंडी ठंडी मिलेगी। लेकिन कब तक बैठूं? वहाँ पर भी जब हवा नहीं चलती ना, तो मच्छरों ने हमला बोल देते थे। इतना बहुत ज़्यादा बेहिसाब मच्छर थे। मैं कभी रोड पर, कभी ट्रक के ऊपर हुड पर, या कभी तालाब के किनारे, इस तरह करते करते अब रात ज़्यादा हो चुकी थी। करीब 12:30 के आसपास का वक्त हो चुका था। हाँ, एक चीज़ थी कि आसमान में चांद निकला हुआ था, बादल नहीं थे और चांद चमक रहा था। चांद से मुझे बड़ा राहत मिल रही थी कि चलो कम से कम इतना प्रकाश तो है, आसपास में सब कुछ अब स्पष्ट दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी अभी तक नहीं है। अब मैं कहूँ ना कि मैं भूत प्रेत पर कभी यकीन करता ही नहीं था। उन टाइम में मैं इन चीज़ों पर कभी विश्वास करता ही नहीं था। मुझे डर लगता था सिर्फ जानवरों से, और वो जो इलाका था ना, वहाँ पर गिद्दड़ और ना जाने कौन कौन से जानवर रात में आवाज़ कर रहे थे, और वो मुझे डरावना महसूस हो रहा था। क्या पता वो झुंड में आए और मुझ पर हमला कर दे। मैंने ऐसे सुना था कई लोगों से, लेकिन गिद्दड़ इंसानों पर हमला नहीं करते। मैं ये तो ज़रूर पढ़ा था और जानता था, लेकिन और भी तो कुछ जानवर हो सकते जो खूंखार हो। अब मैं थोड़ा सा डरा हुआ था। भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि जैसे तैसे रात कट जाए, सुबह जल्दी हो जाए और फिर उस्ताद जी आ जाए, मिस्त्री साथ में लेकर के, तो हम अपना काम करके घर निकल चले। लेकिन सोचने भर से तो नहीं होता ना। आखिरकार नींद तो आ रही थी, लेकिन जैसे ही मैं ट्रक में जाकर के सोने की कोशिश करता, एक तो गर्मी और ऊपर से मच्छर भी ट्रक के अंदर आ चुके थे। भिन भिना करके काटने लगते, खाने लगते, नींद खुल जाती थी। मच्छर अब एक तरह से भगाता और फिर मुझे नीचे उतरना पड़ता। तालाब के किनारे आकर के थोड़ी देर खड़ा होता तो राहत मिलती, हवा आती। इस तरह चल रहा था। 12:30 से ऊपर का वक्त हो चुका था। अब तो उम्मीद नहीं थी कि मेरे उस्ताद जी अब वहाँ पर मिस्त्री लेके आएंगे। अब मैं तो जानता था कि अब वो गए ना तो खर्राटे भर के सो रहे होंगे चारपाई पर, पैर पसार करके। अब मुझे इस जगह पर फंसा के चले गए। खैर वो उस्ताद थे, अब तो मेरा इतना फ़र्ज बनता था कि मैं जो काम है अब देख रेख करूँ, और उसमें जुटा हुआ था। लेकिन नींद भी लग रही थी ना, सबसे बड़ी अब ये बात थी। लेकिन नींद लग रही थी, लेकिन मच्छर सोने नहीं देते थे। 12:30 से ऊपर का वक्त जैसे हो रहा था, अब मैं सोचा कि चलो अब हुड पर चलते हैं, अब थोड़ी देर आराम करते हैं, जैसे तैसे अब मच्छरों का सामना करते हैं। एक बार नींद आ गई गहरी तो चाहे मच्छर खाते रहे, मुझे उसका परवाह नहीं था। मैं ऐसा ही था, नींद का बड़ा पक्का इंसान था। मैं छत पर आ गया था ट्रक का, और आराम से पैर पसार करके जैसे ही आंखें मूंद रहा था कि नींद की झपकी आ जाए और मैं सो जाऊं, और तभी एक आवाज़ सुनाई देने लगी, जैसे कोई औरत अब जैसे किसी से झगड़ा कर रही हो, रो रही हो, चिल्ला रही हो। कोई अब उसका पति हो या ना जाने कोई हो, उसको डांट रहा, चुप रह, चिल्ला मत, चिल्ला मत, इतना जोर से चिल्लाएगी तो देख मैं क्या करने वाला हूँ। मतलब वो एक तरह से झगड़ा करते हुए रोड पर जा रहे थे। आधी रात का वक्त, ये कोई झगड़ा करने का टाइम भाई, वो भी खुलेआम रोड पर। अरे झगड़ा करना है तो घर में जाके करो। और वहाँ से जो बस्ती थी, नज़दीकी बस्ती थी, ज़्यादा दूरी पर नहीं था, मुश्किल से 700-800 मीटर के आसपास में बस्ती शुरू हो जाती थी।
तो मैं तो समझा था कि उसी बस्ती की औरत है, अब पति पत्नी है, आपस में झगड़ा कर कर के रोड पर निकल आए हैं। शायद औरत अपने मायके होकर जा रही होगी कि जा रही हूँ मैं अपने घर, तू अपना देख ले। लेकिन पति उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था कि चल अभी कहाँ मायके जाएगी, तुझे तो अपना घर ही चलना है। मैं यही समझा था। अक्सर हमारे गांव में ऐसा मैंने देखा था, लड़ते हुए पति पत्नी को, तो वो चीज़ मुझे ध्यान में आ गई। अब मैं सोचा कि अरे क्या इनके बीच में पड़ना है। लेकिन जब हद हो गई, औरत जो थी रोड पर बैठ गई, चिल्ला करके रोने लगी और ऐसी रो रही थी कि मुझसे रहा नहीं गया। अब मैं ट्रक जो हुड पर बैठा हुआ था, लेटा हुआ था, अब मैं उठ के बैठ गया। अब मेरे ट्रक के कुछ ही दूरी पर वो औरत बैठी हुई थी। साफ साफ तो दिखाई नहीं रही थी, हाँ जितना देख रहा था जवान औरत थी। और एक लंबा सा शख्स था, कम से कम 6 फुट 7 फुट के बीच में उसकी हाइट थी। और अब नीचे तो अब रंग बिरंगा कपड़ा पहन रखा था और ऊपर काली शर्ट पहने हुए था, कुर्ता सा, पगड़ी भी काली बांध रखा था। जब मैं उस औरत को देखा रोते हुए बिलखते हुए तो मुझसे रहा नहीं गया। ऊपर से चिल्लाया, अरे भाई तुम लोग यहाँ पर क्यों लड़ रहे हो, जाओ ना अपने घर पर। देखो भाभी जी, आप अपने घर जाओ, अब देखो रोड पर तमाशा मत करो। अब पति पत्नी हो तो घर पर जाकर के अपनी लड़ाई झगड़ा को शांत करो, जो भी समझौता करना आपस में कर लो, लेकिन यहाँ ठीक नहीं है। औरत जो रो रही थी ना, बैठ करके एक झटके से उठ गई, देखने लगी कि आवाज कहाँ से आ रहा। आखिर उसकी नजरें मेरे ट्रक के ऊपर पड़ी। तब वो चिल्लाने लगी, मैं इसका पत्नी उतनी नहीं हूं, मैं इसका पत्नी नहीं हूं, ये मुझे जबरदस्ती पकड़ के ले जा रहा है, मुझे जबरदस्ती पकड़ के ले जा रहा है। वाकई में मुझे लगा कि वो झूठ बोल रही है। ऐसा मैंने अपने अब महसूस भी किया था कि शायद गुस्से में बोल रही हो। मैंने बोला कि देखिए भाभी जी, आप जो अपना घर का झगड़ा है ना, बाहर रोड पर लाना ठीक नहीं है। आप लोग आराम से जाइए, घर में जाइए और आपस में बात करके झगड़ा को शांत कीजिए ना, यहाँ रात के टाइम ठीक नहीं है ना। औरत जो थी ना, अब वो उठ कर खड़ी हो गई थी। अब मुझे बोल रही थी कि मैं इसकी पत्नी नहीं हूँ, ये मुझे जबरदस्ती लेके जा रहा है, मैं तो इसको जानती तक नहीं हूँ। तब मुझे थोड़ा अजीब सा लगा, ऐसे कैसे हो सकता है भाई, किसी अनजान महिला को कोई जबरदस्ती लेके जाए, ऐसा संभव नहीं है। अब कोई गुंडागर्दी थोड़ी मची हुई है। मैं तब काले कपड़े वाला से बोलने लगा कि अरे भैया, ये जो औरत बोल रही है सही बात है क्या? तब वो औरत को डांटने लगा, ये कैसी बात करती है, अरे नहीं भैया ये मेरी पत्नी है, इतना तो मेरा हक बनता है, घर से रूठ के भाग आई है, तब मैं इसको लेके जा रहा हूँ। जो मैंने सोचा था वही बात वो बोल रहा था कि मतलब आपस में पति पत्नी थे और पति पत्नी में कभी कभी लड़ाई भी हो जाती है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जैसे ही पति उसका बोला, जो काले कपड़े वाला था, औरत जो थी ना उसको धकेलने लगी, हट मेरे से दूर हट जा, हट मेरे से दूर हट जा, मुझे छूना मत। अब वो चिल्लाने लगी, देखिए भैया ये जो है ना, मैं इसको जानती नहीं हूँ, मुझे पकड़ के ले जा रहा है, आप कहाँ लेके जाएगा मुझे नहीं मालूम, मुझे तंग करेगा क्या करेगा, आप मुझे बचा लो, आप मुझे बचा लो। वाकई में मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि जो औरत बोल रही है बात सही है या फिर जो पुरुष बोल रहा है उसकी बात सही है। मैं सोचा कि चलो झगड़ा शांत करवाते हैं। मैं अब ट्रक के बॉडी से ऊपर से हुड से नीचे उतर आया था, पास चला गया। पास गया ना तो कुछ अजीब सी खुशबू वहाँ पर फैली हुई थी। जैसे ही मैं नज़दीक गया लड़की के और वो काले कपड़े वाला शख्स, तब मैं जब नज़दीक गया तब देखा दोनों जवान थे। अब लड़की भी जो थी औरत थी। हाँ, एक चीज़ मैंने देखा, शादीशुदा होती तो उसके मांग में सिंदूर होता, ऐसा कुछ नहीं था। लाल चूड़ियाँ होती, ऐसा कुछ नहीं था। ना तो उसके मांग में सिंदूर था, ना कोई ऐसी सुहागन वाली चूड़ी अब पहन रखी थी। और तब मुझे डाउट हो गया कि लड़की कहीं सही तो नहीं कर रही है। मैं कहूँ ना, तब मैं उस शख्स को देखा। देखने में अब थोड़ा लंबा जरूर था, 6 से 7 फीट के, मेरे से कुछ अब इंची ज़्यादा लंबा था। मैं भी लंबा था वैसे, लेकिन उसका जितना मैं लंबा नहीं था। हाँ, वो पतला था और मैं थोड़ा सा हेल्दी था, पहलवान सरीखे था। मैं उस शख्स को बोला, भैया ये जो औरत है बोल रही है कि ये आपकी पत्नी नहीं है और आप कह रहे हो कि ये मेरी पत्नी है,
तो किसकी बात हम माना जाए। देखिए भैया, जब ये औरत कह रही है कि इसको छोड़ दीजिए, तो आप छोड़ दीजिए ना। जितनी बात मैं अब उस शख्स से बोला था, अब वो मुझे कहने लगा, भैया आप दूर हट जाइए, हमारे बीच में ना ही पड़े तो आपको बेहतर होगा, नहीं तो कहीं अब उल्टी कहानी ना बन जाए। मैं भी अब तैस में आ गया था, अपने कुर्ते का आस्तीन चढ़ा लिया। क्या बोला भाई, तू मुझे धमका रहा है, एक औरत को तू डांट रहा है, जबरदस्ती उसका साथ लेके जा रहा है। औरत मना कर रही है कि मैं इसकी पत्नी नहीं है, और तुम इसको जबरदस्ती पत्नी बना रहे हो। कौन है तुम, कहाँ गाँव, कौन से गाँव। मैं भी गुस्से में आ चुका था। मैं उसको एक तरह से धमकाने लगा कि देख भाई, अगर अपनी खैरियत चाहता है तो इस औरत को छोड़ करके अब तू यहाँ से फूट, नहीं तो मेरा एक तगड़ा हाथ पड़ेगा ना तो यही सड़क पर लौट जाएगा। तेरी हड्डियाँ जो है ना कीर्तन करने लगेगी। और ऐसे ही था, हड्डी की तरह, ज़्यादा मोटा तगड़ा नहीं था। हाँ, लंबाई उसकी ज़्यादा थी और दाढ़ी हल्की हल्की बढ़ा रखी थी, बाल भी उसके बढ़े हुए थे। अब मुझे वो घूर के देखने लगा। मैंने कहा, घूरता क्या भाई, निकल ले यहाँ से, इस औरत को छोड़ दे और जहाँ जाना है निकल जा, इसके पास फटकना भी मत। हाँ, वो कहूँ ना, उसके बाद वो मुझे गुस्से से देखता हुआ और चलता जा रहा था। बार बार मुझे देखता था। जब कुछ ही दूरी पे पहुंच गया तो मुझे धमकाने लगा, कहने लगा, देखना तेरे साथ में क्या करने वाली है, तुझे पता नहीं है कि ये कौन है ये। अब मुझे तू धमका के भगा रहा ना, तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन अपनी नतीजा भुगतने के लिए तैयार रहना। मैं तो जा रहा हूँ, अब ये तेरे साथ में जो करेगी ना, अब तो याद रखेगा। अब मैं कहूँ ना, उसकी बात पर मैं ध्यान नहीं दे रहा था। मुझे लग रहा कि ये गुस्से में है और गुस्से में उल्टी सीधी बातें बोल करके जा रहा है। आखिरकार वो मेरी नज़रों से ओझल हो चुका था। और वो जो औरत थी, अब मैं ध्यान से उसको देखा ना तो उम्र ज़्यादा नहीं थी, अब 23-24 साल के आसपास की लग रही थी। और औरत अब कहना उसको बेकार था, क्योंकि वो शादीशुदा तो थी नहीं, अब लड़की ही बोल सकते। देखने में लड़की बला के खूबसूरत, और बड़ी बड़ी आंखें, खुले हुए बाल, कपड़े भी सही ढंग के पहन रखे थे। और तब मैंने कहा कि देखिए, आप अपने घर लौट जाइए, जहाँ आपका घर है आप चले जाइए, नहीं तो फिर वो हो सकता है कि लौट के आ जाए। क्या यह बात सही है कि आप उसकी पत्नी नहीं हो? तब वो बोली कि हाँ, मैं उसकी पत्नी कहाँ से हो गई, मैं तो उसको जानती तक नहीं। तो मैंने बोला कि आप कौन सी गांव की हो और आपके पिता उता का नाम क्या है? आसपास के लोगों को मैं जानता था थोड़ा बहुत, जो मेन लोग होते थे। हाँ, तब वो कहने लगी, देखिए मैं इस जगह की नहीं हूँ, मैं दूर की हूँ, और मैं यहाँ पर अब एक तरह से अनजान हूँ, मुझे तो पता भी नहीं है कि रास्ता कहाँ जाता है। मैं हैरान रह गया। मैं कहने लगा कि जब आपको पता नहीं था तो यहाँ पर आई कैसे? वो कहने लगी, मुझे नहीं मालूम, मैं तो सो रही थी और अचानक जब मेरी आँख खुली तो मैं अपने आप को इस रोड पर पाई। मैं एक शख्स के साथ जिसको जानती नहीं थी, और वो मेरे बाँह पकड़ कर चल रहा था। कमाल की बात थी। अरे कहाँ सो रही थी भाई, कितनी दूरी पर? अब एक तरह से हैरान करने वाली बात बता रही थी। मुझे थोड़ा उस पर शक होने लगा कि ऐसा कोई कैसे हो सकता है। तब वो कहने लगी, आप मेरी बात को विश्वास क्यों नहीं करते? मैं सही मायने में गहरी नींद में थी, और मैं जब अपने आप को आंखें खोली तो मैं इस शख्स के साथ थी। ये मेरा बाँह पकड़ करके अब मुझे लेके जा रहा था। अब मेरे पास में अब कोई बोलने का मतलब ही नहीं था। जो कुछ लड़की ने बोलना था वो सब कुछ बता दिया था। अब मैं तो बिल्कुल उसको देख रहा था कि अब ये कहाँ जाएगी। मैं कहने लगा, देखिए ज़माना बहुत ख़राब है, और अपना घर आपको पता है ना कहाँ है? वो कहने लगी, हाँ पता है, लेकिन बहुत दूर है, मैं पहुँच नहीं पाऊँगी। क्या आप मेरी मदद करेंगे? आप अपने साथ हमें रख लेंगे? लड़की जवान थी, सुंदर भी थी। अब एक तरह से कहूँ ना कि मैं आज तक किसी लड़की का इतना नज़दीक मैं गया नहीं था, जितना नज़दीक वो खड़ी हुई थी, एक अनजानी लड़की। अब मैं डर रहा था कि अगर मेरे उस्ताद जी को पता लग गया कि मैं एक लड़की को अपने ट्रक में रात भर शरण दिया, तब ना जाने मेरे पर कितना गुस्सा करेंगे। लेकिन मैं गुस्सा सहने के लिए तैयार हो गया था। अब मैं कहने लगा, ठीक है,
रात भर मैं आपको शरण दे सकता हूँ और इसके बाद सुबह होते ही आप निकल जाना। लड़की मान गई और कहने लगी कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो मेरी बात को समझी, माना। नहीं तो वो देखने वाला जैसे इंसान जैसे था, लेकिन मैं तो उसको शैतानी कहूँगी। अब एक तरह से लड़की फिर फुट फुट कर रोने लगी कि आपने मेरे को बचाया, मैं आपको अब किस मुँह से धन्यवाद बोलूँ। अब एक तरह से वो मुझे धन्यवाद बार बार बोल रही थी। और तब मैंने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप ये काम कीजिए, ट्रक के केबिन में चले जाइए, ट्रक खुला हुआ है, और आराम से लेट जाइए। हाँ, मच्छर जरूर है, थोड़ा सा आपको परेशानी होगी, लेकिन रात तो काटनी है, आप वो भी काट लीजिए अब कुछ घंटे रह के। लड़की मेरी बात सुन करके अब ट्रक के अंदर चली गई। अब मैं कहूँ ना कि मैं ट्रक के होड पर जा करके उसी लड़की के बारे में सोचने लगा कि लड़की जो बोल रही है इसमें सच्चाई कहाँ तक है। जरूर ये लड़की घर से भागी हुई है, मुझे ऐसा लग रहा था। ये रास्ता भटक गई है, ये प्यार वार का चक्कर है किसी लड़के के साथ में, या तो लड़का छोड़ दिया होगा, या फिर लड़की अब गलत रास्ते पर आ गई है, यही कारण हो सकता है। मैं ये सब सोच रहा था, समझने की कोशिश कर रहा था। तभी लड़की चिल्लाने लगी कि अंदर कोई है, ट्रक के अंदर में कोई है। सही कहूँ ना, उसकी चिल्लाहट सुन के मैं नीचे उतरा। हमें कहने लगा कहाँ कोई है, कोई तो नहीं इस ट्रक में। तब वो लड़की कहने लगी मुझे डर लग रहा है, मैं अकेले आज तक नहीं रही हूँ, वो भी रात के टाइम में, तो आप यहीं पर बैठ जाइए ना। लड़की बार बार रिक्वेस्ट कर रही थी। अब मैं कहूँ ना कि मैं खुद घबराया हुआ था। मैं किसी लड़की के इतना नज़दीक कभी आया नहीं था, आना भी नहीं चाहता था। मैं सोच रहा था कि क्या करूं, लेकिन अब लड़की बार बार गुहार कर रही थी कि देखिए मुझे डर लग रहा है, अब मैं अकेले अब इस केबिन में बैठ नहीं पाऊंगी, आप आ जाइए ना। मैं कहने लगा कि देखिए ज़माना बहुत ख़राब है, लोग बाग देखेंगे तो क्या सोचेंगे। वो लड़की कहने लगी अरे रात का टाइम है, कौन देखता है, आप आ जाइए ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। कभी प्यार से या कभी डांट के मुझे, जैसे मेरे पर उसका अधिकार हो, आते क्यों नहीं हो, आते क्यों नहीं हो, बार बार बोलती थी। आखिर मैं समझा कि चलो अब चल के बैठ ही लेते हैं, लड़की सो जाएगी, इसके बाद देखा जाएगा। मैं केबिन में आके बैठ गया था। अब वो कहूँ ना कि बैठी बैठी अब कभी मेरी तरफ देखती थी और कभी खिड़की की तरफ देखती, और मैं भी कभी कभी उसकी तरफ देख लेता था, और जब वो मेरी तरफ देखती थी तो मैं नज़र दूसरी साइड में घुमा देता था। ये सिलसिला कुछ देर तक चलता रहा। अचानक अब कहूँ ना कि उस ट्रक में फिर वही जो मैं सुगंध पहले रोड पर अब महसूस किया था, अब वैसा ही सुगंध मेरे ट्रक के केबिन में महसूस होने लगा। बड़ा ही मतवाला कर देने वाला सुगंध था वो। अब जैसे ही सुगंध की अब वो खुशबू मेरे नाक में आई ना, सही कहूँ कि मैं एकदम सोचने जो समझने की शक्ति थी ना, तो जैसे मेरी जाती रही। बस लग रहा था कि मैं नशे में हो चुका हूँ। नशे में अब मैं एक तरह से अपने आप को पा रहा था, शरीर हल्का हुआ पड़ा है और मैं मुस्कुराए जा रहा हूँ खामखा। शायद लड़की का इरादा यही था और यही चाहती थी वो। आखिरकार अब वो मेरे नज़दीक आ चुकी थी। अब मैं उसको भगा भी नहीं रहा था कि आप साइड में चले जाओ, दूर हट जाओ, मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। जो उसकी मर्जी थी वो की जा रही थी। आखिरकार जब कहूँ ना कि मुझे एहसास हुआ कि अरे मन में एक ऐसा सा लगा कि ये हो क्या रहा है, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन तभी वो लड़की मेरी आंखों में देखने लगी। जैसे उसकी आंखों में एक झलक देखा, अब फिर मैं कहूँ कि अपना होश जैसे मैं खोने लगा था, फिर नशे के अंदर में हो चुका था। ऐसे मैं महसूस कर रहा था। अब मैं अपने आप को अब एक तरह से उस लड़की को हवाले कर दिया था। मैं अपने होश में नहीं था, यूं कहा जाए तो वो सही रहेगा। आखिरकार एक जोर की आवाज ट्रक पर आई, जैसे कोई ईंट पत्थर, कोई रोड़ी हमारे ट्रक पर फेंक रहा है। मिट्टी, गीली मिट्टी अब वैसे कोई ट्रक पर फेंक रहा था। जैसे ही वो अब रोड़ी पत्थर जो भी था ट्रक पर गीली मिट्टी पड़ने लगी, अचानक वो लड़की मुझसे अलग हो गई और मैं भी अपने होश में आ चुका था। और तब मैं देखा कि वही शख्स जो इसका पति था वो हमारे ट्रक के सामने खड़ा होकर के
कुछ गिल्ली मिट्टी था और उसमें से कुछ छोटे छोटे लोई सी बना करके हमारे ट्रक के ऊपर धड़ाधड़ फेंके जा रहा था और वो कोई मंत्र पढ़ रहा था। अब मैं होश में आ चुका था। अस्त व्यस्त मेरे कपड़े जल्दी से सही किया। डर तो मुझे बहुत लगा, ये मेरे साथ में क्या हो रहा था, ये लड़की अब मेरे साथ में क्या कर रही थी। मैं डर चुका था, लेकिन अब वो सामने को नज़ारा देख करके मैं और थोड़ा सा डर चुका था। मंत्र बोल रहा है और गिल्ली मिट्टी को गोलियां बना करके हमारे ट्रक पर फेंक रहा है। तभी हमारी, या कहूँ कि मैं होश में आता और लड़की मुझसे दूर हटी थी। अब वो जो लड़की थी अब मेरी तरफ देख के कहने लगी, देखो वो फिर आ गया, फिर आ गया। और तब तक मैं बहुत कुछ उस लड़की के बारे में समझ गया था कि अगर सही घराने की लड़की होती तो ये मेरे साथ में ऐसा नहीं करती। आज सबसे बड़ी बात थी कि इसके शरीर में एक खुशबू फूट रही थी और खुशबू से मुझे अब कहूँ कि नशा चढ़ रहा था। अब मैं नशा में आकर के अब उस लड़की के साथ लिपटा पड़ा था। ये नहीं होना चाहिए। मेरे मन में थोड़ा डाउट होने लगा कि जो सामने वाला शख्स है जो अभी गीली मिट्टी फेंक रहा है, गोलियां फेंक रहा बना बना करके, अब कोई मंत्र पढ़ रहा है, ये चक्कर क्या चल रहा है। मैं ट्रक का दरवाजा खोला और झट से नीचे उतर आया। मैं उस शख्स के पास कहने लगा, अरे रुको, ट्रक का नुकसान पहुंच जाएगा, तुम ये कर क्या रहे हो, मैं तुम्हें डांट के भगाया था ना, तुम क्या अब मार खाना चाहते हो। और तब वो कहने लगा कि भैया तुम्हें पता नहीं है तुम किसके चक्कर में पड़े हुए हो। मैं कहूँ ना कि मैं उसकी बात को समझने की कोशिश करने लगा। डांटते हुए कहने लगा, अरे तुम क्या फालतू की बात बोल रहे हो। और तब वो कहने लगा कि देखो, अगर मैं नहीं आता ना तो तुम्हारे साथ तो खेला हो जाता। अब मैं कहूँ कि मैं एकदम चौंक गया था। क्या मतलब तुम्हारे कहने का। मैं समझ गया कि शायद उसने हमें उस पोजीशन में देख लिया है और तब ये बात बोल रहा है। मैं कहने लगा, जैसा तुम समझ रहे हो ना ऐसा मैं नहीं हूँ, मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ। और तब वो कहने लगा कि भैया कोई गलत इंसान नहीं होता है, हालात गलत बना देते हैं। और एक तरह से समझाते भी कहने लगा कि भैया थोड़ा साइड में हट जाओ, अभी मेरा काम करने दो, नहीं तो फिर तुम पर भी खतरा मंडराने लगेगा, मुझ पर भी मंडराने लगेगा। अब मैं हैरान था, बार बार कभी ट्रक के साइड में देखता था। लड़की अब ट्रक से नीचे उतर चुकी थी। कहूँ ना कि तन के खड़ी थी, डरी हुई नहीं थी। अब उसकी आंखें बड़ा अजीब सी हो चुकी थी। चांद की रोशनी में उसकी आंखें किसी जंगली जानवर की तरह चमक रहा था। अब इसका मैं ये रूप देखा ना तो मुझे कुछ डाउट हो चुका था कि मामला कुछ और है, लेकिन अभी तक मैं उस लड़की को एक इंसान के रूप में ही जान रहा था। मैं नहीं समझ रहा था कि वो कोई चुड़ैल है, कोई अन्य चीज है, कोई दूसरी शक्ति है, काली शक्ति है, मुझे पता नहीं था। जब मैं उसे कहने लगा, अरे मेरे ट्रक का नुकसान हो जाएगा, उस्ताद जी मेरे को छोड़ेंगे नहीं, ये कर क्या रहे हो, पागलपंती, तुम छोड़ो, ये क्या फेंक रहे हो हमारे ट्रक के ऊपर में, शीशा टूट जाएगा, कांच टूट जाएगा। और तब वो कहने लगा, इतनी बड़ी पत्थर नहीं फेंक रहा, लेकिन अब कहते हो मैं रुक जाता हूं। और तुम तो बाबू जान से गए थे। आज मैं वक्त पर यहीं पर था, अब मैं टोह में था कि वो लड़की तुम्हारे साथ में अब खेल करने वाली है, और यही वक्त है कि मैं अब हाजिर हो गया हूं। नहीं तो अब तक तुम्हारा जान तो निकल गया होता। ये तो लड़की यही चाहती थी कि मैं अब छोड़ के चला जाऊं और वो मनमर्जी अपना कर ले। मैं कहूं ना कि मैं उसकी बात सुनकर के एकदम हैरत में पड़ चुका था, डर गया था। क्या बात कर रहे हो, क्या 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 मतलब है तुम्हारा, क्या ये लड़की कोई चोर है, डाकू है, मुझे मार देगी। तब वो कहने लगे, बाबू अभी तक नहीं समझे। वो मुझ पर चीख रहा था, अरे तुम्हें अब तक समझना चाहिए था कि लड़की कौन है। मैं बोला, तुम ही बता दो कि आखिर ये है कौन। तब वो कहने लगा कि बाबू ये रक्त पिशाचनी है, ये इंसानों का खून पीती है, और खास करके कुंवारे लड़के का खून इसको बहुत ही पसंद है। मैं कहूँ ना मेरे हाथ पांव कांपने लगे थे वो शख्स की बात सुन करके। तब मैं अपने आप को संभाला और कहने लगा, तुम कैसी बकवास बातें कर रहे हो। वो मुझ पर चिल्लाने लगा, बाबू हट जाओ, अभी मुझे मेरा काम करने दो, नहीं तो मामला हाथ से निकल जाएगा। वो तंत्र मंत्र कर रहा था, कुछ चावल अब उस तरफ उछाल रहा था, कुछ मंत्र पढ़ रहा था।
अब मैं उसको बस देख रहा था, ये मंत्र को पढ़े जा रहा है, कुछ चावल उछाले जा रहा है। अब मैं साइड में खड़ा हो देख रहा हूँ, और जैसे लड़की को सम्मोहन में कर लिया था। लड़की अब एक एक कदम धीरे धीरे अब आगे बढ़ाती जा रही थी, मेरी तरफ नहीं देख रही थी, सिर्फ उस युवक की तरफ देख रही थी। अब जैसे जैसे मंत्र का उच्चारण करता था, अब उस पर चावल फेंकता था, कभी गीली मिट्टी फेंकता था, अब वो उसके नजदीक होती जा रही थी। जब बिल्कुल नजदीक आ गई ना, तब उसने उस लड़की का हाथ पकड़ लिया, अब फिर आगे की तरफ चलने लगा। मैं बहुत ही, अब एक तरह से कहूं ना कि मैं डर चुका था। अचानक वो मुड़ा और कहने लगा कि बाबू, अगर मैं नहीं होता ना तो आज तुम जिंदा नहीं बचे होते। शुक्र मनाओ कि मैं यहीं पर था, तुम्हारे डर से मैं दूर नहीं भागा था, मैं कुछ दूर जा कर के लौट आया था। अब मुझे पता था कि लड़की तुम्हारे साथ में खेल करने वाली है। बड़ी मुश्किल से इसको तो मैं पकड़ के लाया हूं, और इसको सही ठिकाने पे ले जा रहा हूं, ताकि किसी को दोबारा ऐसी हाल ना कर सके जैसा तुम्हारे साथ में कर रही थी। और कुछ ही पल की देरी थी कि ये तुम्हारे खून पीना शुरू कर देती, और तुम देखते रह जाते। वाकई वो पल मेरे लिए बहुत ही डरावना था। अब फिर वो देखते ही देखते मेरी नजरों से ओझल हो गए थे, और वो लड़की जो थी ना, एक बार भी मुड़ करके मेरी तरफ नहीं देखी, ना वो चिल्लाई कि ये मुझे पकड़ के ले जा रहा, जैसे उसने उस टाइम ड्रामा किया था। तो उस टाइम क्या हुआ था, मुझे लग रहा था कि उसका जो सम्मोहन था तांत्रिक का, वो कुछ देर के लिए अब हट गया था, टूट गया था उसका जादू। और तब वो उस टाइम में मेरे ट्रक के पास से गुजर रहे थे, और उस लड़की को हवा लग गया कि इस ट्रक के ऊपर में कोई है कुंवारा लड़का। अब वो खून पीने की जो उसकी लालच थी, अब वो बढ़ चुकी थी। अब उसने तो मुझे अपना शिकारी बना लिया था। लेकिन आज भी इस कहानी को मैं याद करता हूँ ना, इस घटना को याद करता हूँ ना, तो दिल दहल जाता है कि उस रात मैं उस लड़की का मदद करने की कोशिश किया था, और उस लड़की ने मेरे साथ क्या करने की कोशिश किया था, मुझे जान से मारने की, मेरी खून को पीने वाली थी। अगर वो तांत्रिक मेरे पास नहीं आता, और सही कहूँ कि जब सुबह उस्ताद जी आए ना, तब मैं पूरा बात बताया। जब उन्होंने अब कुछ देखा, अब ईंट पत्थर आस पास में पड़े हुए थे, गिल्ली मिट्टी पड़ी, ये सब क्या है, तब मैंने उस्ताद जी को बताया कि उस्ताद जी, रात में ऐसा खेल हुआ था, कुछ बातें जो छिपाने लायक थी वो मैं छिपा दिया था, अब बाकी बातें सब बता दिया था। उस्ताद जी भी कहने लगे कि अरे, ये मैंने सुना था, ये बहुत साल पहले अब इसी क्षेत्र में ऐसा ही ये घटना हुआ था। एक कुंवारी लड़की के साथ में अब एक लड़की ने ऐसा ही काम किया था जैसा, लेकिन उस टाइम में कुछ लोग आ रहे थे, और वो लड़का चिल्लाने लगा। जब उसको दर्द हुआ, तब वो चिल्लाने लगा, तब वो लोग मदद के लिए आ गए थे, तब उस लड़की का जान बची थी। तब उस लड़की ने बताया था कि एक ऐसी ही लड़की जिसे तुम बता रहे हो, अब उसको जाल में फंसा लिया था, मोह माया में कर दिया था, उस पर कोई जादू कर दिया था, और वो अपने आप को भूल गया था। जब उसको दर्द के एहसास हुआ, तब वो छटपटाने लगा और चिल्लाने लगा, तब उसकी कुछ लोगों ने मदद किया था। वो लड़की उस टाइम भाग गई थी, और उस्ताद जी बताने लगे शायद वही लड़की है, ये आसपास में कहीं ना कहीं भटकती है। चलो अच्छा हुआ कि वो तांत्रिक उसको ले गया, अच्छा हुआ कि आज अब ये तमाशा जो था खत्म हुआ, अब वो रोड पर नजर नहीं आएगी। ये तो हमारे लिए बड़ा खुशी की बात है। अब इसके बाद मेरे को अब बताने लायक उस्ताद जी कुछ नहीं बचा था, लेकिन मैं कई दिन तक, कई रात तक जब भी सोता था ना, उसी लड़की की वो आंखें मुझे चमकती हुई नजर आती थी, जैसे वो मुझे घूर रही हो। मैं सोने की कोशिश करता था ना, तब मैं डर जाता था, लेकिन धीरे धीरे अब वो डर दूर होता गया। लेकिन उसके बाद वो लड़की का आता पता नहीं चला कि आखिर उस तांत्रिक ने कहाँ उसको ले गया, किस जगह पर रखा है, और दोबारा वो रोड पर अब नजर नहीं आई थी। ये सब घटना होने के बाद मैं निश्चित हो गया था कि चलो उस लड़की से, रक्त पिशाचनी से मेरा पीछा छूटा। नहीं तो मैं बहुत जब उसके बारे में सोचता तो दिल की धड़कन ऐसे अपने आप बढ़ जाती थी, डर लगने लगता था, जबान सूखने लगती थी, ना जाने मुझे क्या हो जाता था।
खैर अब 6 महीना से ऊपर बीत चुका था और हम उस्ताद जी अब अपना काम कर रहे थे। कभी कभी हम अब वक्त पर भी अपना घर आ जाते थे, गांव आ जाते थे। हाँ, कभी कभी लेट भी होता था। हाँ, उस दिन जो हम निकले थे सुबह के, हाँ, कुछ काम ज़्यादा अब एक फैला हुआ था, काम बहुत ज़्यादा था और तब लेट हो चुका था। जब हम और उस्ताद जी अपने गांव की तरफ लौट रहे थे और वही जगह थी, लेकिन रात का करीब 11 बज रहा था। मैं कहूँ ना कि मैं अब थका हुआ था तो मैं झपकी ले रहा था और उस्ताद जी ट्रक चला रहे थे। अचानक जब ट्रक रोक दिया और तब मेरी नींद खुली। मैं समझा कि गांव आ चुका है। उस्ताद जी मुझे जगाए नहीं है। कई बार वो मुझे ऐसा ही करते थे कि चल सो रहा है तो सो जा। अब मैं जब जागा ना तो गांव तो आए नहीं था। मैं देख रहा हूँ कि बस हम सड़क के किनारे हैं। तब मैं उस्ताद जी की तरफ देखा कि उस्ताद जी आपने ट्रक क्यों रोका इस जगह पर। उस्ताद जी कहने लगे, अरे देखो वो औरत है, उसको लिफ्ट लेना है, वो कब से हाथ हिला रही थी। तब मैं सोचा कि गांव की औरतें हैं, अब इसको बिठा लो। घूंघट काढ़े हुई थी और देखने में गांव की औरतें ही लग रही थी, घूंघट काढ़ करके। ऐसा ही उस टाइम में चलता था। मैं उस्ताद जी से कुछ नहीं बोला, दरवाजा खोल दिया और मैं कहूँ ना कि मैं नीचे उतर आया ताकि वो औरत आराम से ट्रक में अब जा बैठे और फिर मैं भी अब आकर के बैठ गया। अब हमारे उस्ताद जी के बीच में वो बैठी हुई थी, अभी भी घूंघट काढ़ी हुई थी। अब मुझे जरा भी अब शक सुबह नहीं हुआ कि जो लड़की से मेरा आमना सामना हुआ था, जो रक्त पिशाचनी है और वो मुझे मारने की कोशिश कर चुकी है, मेरा खून पीने की कोशिश कर चुकी है, मेरे साथ न जाने क्या क्या करने वाली थी। लेकिन मैं उस रात उस तांत्रिक के अगर नहीं होता तो मैं शायद बच नहीं पाता। अब दिमाग में वो सब निकल चुका था। अब लंबा समय बीत गया था। जब वो नज़र नहीं आई तो मैं समझा कि चलो अब मामला ख़त्म है, अब वो दोबारा नहीं दिखेगी। अब वो हमारी बगल में बैठी उस्ताद जी और मेरे को, अब मैं साइड में और वो औरत बीच में घूंघट काढ़ी हुई थी। उस्ताद जी पूछ रहे थे कि कहाँ जाना है बेटा। वो थोड़ा धीरे आवाज में बोली, एक गांव के नाम। अब वो जो गांव था हमारे गांव से पहले आता था। तब उस्ताद जी कहने लगे कि बेटा रात में नहीं गुजरना चाहिए, तुम अकेले क्यों आ रही हो। तब वो औरत धीरे धीरे उस्ताद जी को कुछ बोलने लगी। मैं सुन नहीं पाया क्योंकि मैं खिड़की साइड में बैठा था और तेज तेज हवा चल रही थी। खैर मैं भी निश्चित था, आंखों में मेरी नींद भरी हुई थी और अभी सफ़र कुछ 5 किलोमीटर का आसपास बाकी था। और जब मैं कुछ खुशबू का एहसास हुआ ना तो मेरी अब कहूँ ना कि नींद उड़ चुकी थी। सेम वैसे ही खुशबू था जो पहली बार मैंने उस औरत को देखा था, तब मुझे महसूस हुआ था। औरत नहीं बोल सकते, वो कम उम्र की थी, लड़की ही लगती थी। जब वो खुशबू मेरे नाकों में चढ़ा ना तो मेरी बेचैनी बढ़ गई। मैं कहने लगा, उस्ताद जी मैं एक बात बताऊं। उस्ताद जी ट्रक चला रहे थे। कहने लगे, हाँ बोल बोल सुरेश, क्या बोल रहा है। अब मैं कहूँ ना कि खिड़की पर बैठा था, तेज तेज हवा चल रही थी और आवाज में जो बोलता था तो थोड़ा लहराती थी। खिड़की खुली हुई थी और तब मैं थोड़ा चिल्लाता हुआ कहने लगा, उस्ताद जी इस एरिया में ट्रक मत रोकना, मुझे कुछ खुशबू महसूस हो रहा है। उस्ताद जी कहने लगे, कैसी खुशबू। मैंने बोला, उस्ताद जी जो आपको मैं बताया था ना, जब वो मेरे साथ में घटना घटी थी, ऐसे ही खुशबू मुझे महसूस हुआ था। मुझे लग रहा है कि कहीं वो औरत, वो लड़की फिर तांत्रिक के चंगुल से तो नहीं निकल गई। उस्ताद जी कहने लगे, अरे नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, अगर होती तो जरूर नजर आती। इसके बाद मैं भी चुप हो गया था। उस्ताद जी अब अपना ट्रक चलाने पर ध्यान दे रहे थे और वो खुशबू एक पल के लिए मुझे महसूस हुई थी और कुछ ही देर के बाद वो खुशबू गायब हो गई थी। खैर हमारे गाँव के बगल में एक दूसरा गांव था और उसी गांव की वो औरत रहने वाली थी, जैसे बता रही थी। अब वो रास्ता जो हमारा ट्रक, अब वो उस रास्ते पर नहीं जा सकता था, थोड़ा घूम के जाता था। तब उस्ताद जी कहने लगे, बेटा अब देखो यहाँ से तुम्हारा गांव नजदीक है, थोड़ी ही दूरी पर देखो दिखाई भी दे रहा है, आप यहाँ से आप शॉर्टकट है निकल जाओ। औरत कुछ नहीं बोली, सीधा उतरने के मूड में थी। अब मैं भी अब दरवाजा खोल करके ट्रक से नीचे उतर गया। मैं खड़ा रहा कि कब औरत उतरेगी और तब मैं ट्रक में चढ़ूंगा और तब हम चलेंगे अपने घर की तरफ। जैसे उतरी ना, उसने मेरे कमर पर जोर की चिकोटी काट ली। मैं उछल पड़ा, दर्द हुआ बड़ा सा। अब मैं समझ नहीं पाया कि ये क्या बदतमीजी है। ये औरत घूंघट काढ़े हुए अब मुझे चिकोटी क्यों काटी है। सही कहूँ ना कि दर्द बहुत हो रहा था, इतना जोर से चिकोटी मुझे काट रखी थी। मैं उछल गया था। उस्ताद जी कहने, यार क्या हुआ सुरेश, क्यों चीख रहा है। लेकिन मैं कुछ बोल ही नहीं पाया, अपने आप को संभालने लगा। तब वो औरत अब वहाँ से आके जाने लगी। जब कुछ दूर चली गई, अब मैं गुस्से में उसकी तरफ देख रहा था कि इसका इरादा क्या था भाई, एक अनजान शख्स को और उसने चिकोटी क्यों काटी, क्या है मतलब इसका। मैं समझने की कोशिश कर रहा था और अभी भी नीचे खड़ा था। वो कुछ कदम आगे बढ़ गई थी और जब कुछ
अब आगे बढ़ गई। इसके बाद वो रुकी, सीधा मेरी तरफ मुड़ी। अब मुड़ने के बाद जो अपना घूंघट था ना, वो हटा दिया। जैसे ही हटाया, मैं उसका चेहरा देख करके चीख पड़ा था। मेरे गले में आवाज़ जो थी ना, मैं चीखना तो चाह रहा था लेकिन निकल नहीं रहा थी। लग रहा था कि आवाज़ घुट रही है अंदर ही अंदर। और उस्ताद जी चिल्ला रहे थे, अरे बैठ सुरेश, चले, कब तक खड़ा रहेगा, आजा आजा। आखिर वो औरत अब फिर जिस दिशा में जा रही थी उधर फिर घूंघट काट ली और चल पड़ी। अब मैं कहूँ ना कि मैं इतना खौफ में आ चुका था। अब मैं जल्दी से ट्रक में चढ़ा। मेरे शरीर से पसीने पसीने निकल रहा था। मेरी हालात है कि उस्ताद जी कहने लगे, क्या हुआ सुरेश, क्या हो गया, अभी तो ठीक था, बात क्या हुई है। मैं कहने लगा डरती हुई आवाज़ में, उस्ताद जी, ये वही थी जो घूंघट काट के बैठी थी ना, जिसको आप लिफ्ट दिए थे, ये वही थी रक्त पिशाचनी। उसने मेरे को कमर पर चिकोटी भी काटी है। और वो पलट के देखी और तब मैं उसको पहचान गया, उस्ताद जी वही थी। और तभी मुझे खुशबू महसूस हुई थी। उस्ताद जी मेरी बात सुन करके थोड़ा एक तरह से सदमे में आ गए। मेरी तरफ आँखें फाड़ फाड़ के देखने लगे। कहने लगे, कोई नशा किया है क्या, अगर होती तो मुझे महसूस नहीं होता है। चल चल, तू आजकल बड़े सपने देखता है, तुझे हर लड़की हर औरत रक्त पिशाचनी नजर आती है। चल अब चल। ट्रक चलाने लगे मुझे डांटते हुए। अरे वो नहीं थी, अगर होती तो मैं ज़रूर जान लेता। खैर मैं उस्ताद जी से अब ज़्यादा तो बोल ही नहीं सकता था। अब उनके घर पर पहुँचे। अभी भी रात थी। आओ कहने लगे, तू घर जाएगा ना। तब मैं कहा कि नहीं उस्ताद जी, आज मैं नहीं जाऊँगा, आज तो आपके घर पे ही रुकूंगा। मेरे में इतना हिम्मत नहीं है। अगर वो फिर रास्ते में आ गई, रास्ता बिल्कुल सुनसान है, तब मैं क्या करूँगा, मुझे कौन बचाएगा। उस्ताद जी हंसने लगे। कहने लगे, तू डरपोक है, पहले तो ऐसा नहीं था। तब मैं कहने लगा, उस्ताद जी आप मेरी बात मानो या ना मानो, जो मैंने देखा आपके ट्रक में, महसूस किया, और जब मैं उस लड़की का चेहरा देखा तो मैं बिल्कुल जान चुका था, ये वही थी रक्त पिशाचनी। वो मेरा आज भी पीछा कर रही है। लग रहा है कि वो तांत्रिक से अब छूट चुकी है, उसके चंगुल से बाहर निकल चुकी है, और मुझे वो अब पकड़ना चाहती है। उस्ताद जी मुझे डर लग रहा है। तब उनकी हंसी रुकी और कहने लगे सीरियस होकर के, तू सही बोल रहा है, मैं तो मजाक ही समझ रहा था। मैंने कहा, उस्ताद जी मैं आपसे कभी मजाक किया हूँ, मेरे में इतनी हिम्मत है। और तब कहने लगे कि सुरेश, मैं एक ऐसे अबोझा गुनी को जानता हूँ जो तुम्हारी मदद करेगा। मुझे लग रहा है कि वो अपने शिकार को जल्दी भूलती नहीं है। अब उसका पूरा मनोरथ तो पूरा नहीं हुआ, तो वो अपना मनोरथ पूरा करने में लगी हुई है। वाकई में रक्त पिशाचनी जिसको एक बार पकड़ लेती है और अपना मनोरथ जब तक उसका पूरा ना हो जाए तब तक उसके पीछा नहीं छोड़ती है। उस्ताद जी बता रहे थे। कहने लगे कि सुबह मैं लेके चलूँगा, हमारे गांव के एक बुजुर्ग हैं और ओझा तांत्रिक है। अब बड़ा उनके हाथों में एक तरह से कमाल का जादू है, अच्छे अच्छे भूत वो उतार देते हैं। तो इसकी भी साथ क्या है, चल अब आराम कर, खाना वाना ही खा, आप फिर आराम कर, आप फिर हम सुबह तड़के उनके पास चलेंगे। मैं अब निश्चित था कि चलो अब उस्ताद जी जो कह रहे हैं अब वो करेंगे भी। वही हुआ। सुबह हम उठते ही अब फ्रेश होकर के और उस्ताद जी के साथ अब उनके दरवाजे पहुंच गए थे। देखने में बड़ा ही कमज़ोर, जैसे अस्थि पंजर हों, बिल्कुल हड्डी में गिन सकता था, लेकिन वो उनकी आवाज़ में एक खनक थी, कड़कपन था। जब उस्ताद जी सब मेरी बात को बताने लगे और तब कहने लगे कि लड़के ज़रा इधर आओ, मेरी आंखों में देखने लगे और तब कहने लगे कि लड़का सही कह रहा है, इसमें उसका अंश है, अभी मुझे दिख रहा है, और तभी ये उस पर आकर्षित हो रही है। आप सही कह रहे हो, जब तक इसका अपना मनोरथ पूरा नहीं कर लेगी आसानी से पीछा नहीं छोड़ने वाली है, इस लड़के के पीछे हाथ धो के पड़ी हुई है। और तब उस्ताद जी कहने लगे कि फिर अब क्या करें। कहने लगे तुम क्या करोगे, करना है मुझे, अब मैं अब करता हूँ इस लड़के के साथ में। अब एक तरह से वो आसन पर बिठाए और तंत्र मंत्र मुझ पर करने लगे, चावल के दाने फेंकने लगे, कुछ जल फेंकने लगे और कुछ मंत्र पढ़ने लगे। और ये सब प्रक्रिया जो था ना, घंटा 1.5 घंटा चलता रहा। और कई बार उठकर खड़े हो जाते थे, हवा में चावल फेंकते थे और डांटते थे कि इस लड़के से दूर हो जा, इस लड़के के पास कभी भूल के मत आना,
ये लड़का मेरी अब शरण में है। अगर इसको तूने हमला किया तो तूने मेरे पर हमला किया। अब मेरे पर हमला के मतलब कि मैं तुम्हें जहाँ भी रहेगी खोज के निकाल लूँगा। मैं तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। अपनी खैरियत चाहती है तो इस लड़के से हमेशा के लिए छोड़ दे, दूर हो जा। इस लड़के के आसपास मंडराना तक नहीं। अब ये मेरी संरक्षण में है, अब मैं ऐसा होते देख नहीं सकूंगा। इस तरह की बातें वो कर रहे थे। काफ़ी अब वक्त हो चुका था। तब वो अब बिल्कुल जल छिड़क करके कहने लगे, बेटा अब उठ के खड़ा हो जा, अब डरने की आवश्यकता नहीं है। अब वो तेरे आसपास में जरूर होगी लेकिन तुझे छू ही नहीं पाएगी। मैं अब एक तरह से अब थोड़ा डर तो था मन में। हाथ जुड़े कहने लगे, बाबा सही कह रहे हो ना, अब तो मेरे पीछा नहीं करेगी। तब वो कहने लगी, देख इतनी आसानी से तेरे पीछा नहीं छोड़ने वाली, तेरी आसपास जरूर मंडराएगी, लेकिन तेरा शरीर में ऐसा मैं कुछ बिठा दिया हूँ कि वो तुझे चाह कर भी छू नहीं पाएगी। छुएगी तो खुद ही खत्म हो जाएगी। अब इसमें कितना सच्चाई था, कितना अब क्या था, मैं उस टाइम बिल्कुल नहीं समझ पाया था। मैं अब जैसे था सुबह अपने उस्ताद जी के साथ में काम पर, इस बात को लगभग 2 महीना और बीत चुका था। आज सही कहूँ ना, ये सब होने के बाद में उस लड़की से दोबारा मेरा वास्ता नहीं पड़ा था। मैं लगा कि हाँ अब ओझागुनी तंत्र मंत्र कर दिए, अब मेरा क्या बिगाड़ लेगी। लेकिन सबसे बड़ी मेरी भूल थी उस रात को जब उस्ताद जी के पास हम ट्रक लेके पहुँचे थे। रात का करीब 10 बज रहा था और उस्ताद जी कहने लगे कि अब यहीं पर रुक जा सुरेश। मैंने कहा कि नहीं, अब रुकने क्या मतलब, अब ओझागुनी तो हमारा उपचारिक कर ही चुके हैं, तो मैं अब अपने घर निकल जाता हूँ, कुछ काम भी है, सुबह में थोड़ा लेट आऊँगा। और तब उस्ताद जी कहने लगे, ठीक है तेरी जैसी मर्जी। मैं निकल पड़ा था पैदल ही। और कुछ ही दूरी पर 1.5 किलोमीटर के आसपास मेरा गांव था। रात का वक्त, खेतों में फसल था और फसल बड़े बड़े हो चुके थे, बीच में पगडंडी। अब मैं मस्त अपना चाल में चलता हुआ जा रहा था। आधा रास्ता करीब मैं पार कर चुका था। अचानक अब खेत में से निकल करके अब वही लड़की मेरे सामने आके खड़ी हो गई। वही रंग, वही रूप, चेहरा, वही कपड़ा, सब कुछ, कोई बदलाव नहीं था। बड़ी बड़ी आंखें चमकती हुई बिल्ली की तरह दिखाई दे रही थी। जैसे ही मैं देखा ना तो मैं समझ गया कि मेरा खेल खत्म। शायद वो तांत्रिक बाबा का जादू काम नहीं कर रहा, और तभी तो ये मेरे सामने आई है, न तो इसकी हिम्मत कहाँ थी। मैं सही कहूँ कि मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। वहाँ से गांव अब कुछ देर की दूरी पर थी। अब मुझे पक्का यकीन नहीं था कि मेरी आवाज़ गांव तक पहुँच रही है कि नहीं, लेकिन मैं जितना शक्ति था मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था। लेकिन उस लड़की पर मेरे चिल्लाने का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो तो जैसे मुझे देख करके बड़ा खुश हो रही थी, इठला रही थी, चल रही थी, और अचानक कहने लगी, कब तक भगेगा तू? अब देख ले, अब इस जगह पर तुझे कोई बचाने वाला है नहीं ना, अब तू कहाँ भागेगा? भाग के देख ले। मैं कहूँ कि तू चाहती क्या हो, मेरे पीछे क्यों हाथ धो के पड़ी हो? और भी संसार में व्यक्ति हैं, लड़के हैं, उनके पीछे क्यों नहीं जाती हो? और तब वो कहने लगी, तेरे जैसा कोई नहीं है, तू लाखों में एक है। और तब मैं तेरे साथ में अब आई हुई हूँ, अब मैं तुझे छोड़ना नहीं चाहती। जब तक मैं तेरा शरीर का रक्त ना पी लूँ मुझे चैन नहीं पड़ेगा। और तब वो झपट्टा मार करके जैसे पकड़ना चाहती थी, और जैसे ही मेरे अब बदन को छुआ, सही में कहूँ कि उसको बिजली लगी या फिर आग की चिनकारी भड़क उठी। मैं देख नहीं पाया, दूर जाके गिरी। आंखें बड़ी बड़ी फाड़ करके अब मुझे देख रही थी। अब वही मौका था जान बचाने का। मैं समझ गया कि इस मौका अगर मैं खो दूंगा शायद मैं बचूं या ना बचूं, कहा नहीं जा सकता है। भाग ले सुरेश, भाग ले। और वही मैं भागना शुरू किया। लेकिन वो जो औरत थी, लड़की थी, अब वो मेरे पीछे नहीं पड़ी थी। वहीं पर कुछ देर तक मुझे दिखाई दे रही, बैठी हुई, और फिर वो जैसे हवा में गायब हो गई। मुझे लगा कि मेरे आसपास में दौड़ रही है, लेकिन अब दिखाई नहीं दे रही थी। घर पहुंचा। अब कहूँ ना कि सांस मेरी तेज तेज चल रही है। परिवार वालों को सबको अब जानकारी थी, और मैं आज की घटना भी बता दिया कि आज मेरे साथ में हुआ। तब मेरे परिवार वाले कहने लगे कि आज के बाद तो ट्रक पर काम करने नहीं जाएगा,
और भी संसार में काम है, खेत है, गृहस्थी है, अब उसमें लग जा। हम नहीं चाहते कि तू रात में भटक और फिर ऐसी घटना तेरे साथ में हो जाए। परिवार वाले बिल्कुल नाराज थे, लेकिन मैं कहने लगा कि देखो अब इसमें उस्ताद जी की क्या गलती है, कई बार लेट हो जाता है। और तब वो कह कि नहीं, तुझे ट्रक पर काम ही नहीं करना है। आखिरकार मैं 3 दिन तक ट्रक पर जा नहीं सका था और उस्ताद जी अकेले ही निकल जाते थे। उनको पता अब चला होगा कि मेरी तबीयत खराब है और तभी वो ऐसा करते थे। आखिरकार चौथे दिन उन्होंने खबर भेजा, एक लड़के को भेजा कि जाकर देख क्या सुरेश की तबीयत ठीक है तो उसको बुला के ले आना। लड़का जब आया ना तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। मैं अपने परिवार वालों से कहने लगा कि मुझे उस गांव में जाना है और उसको ओझा गुनी बाबा से मिलना भी है और उस्ताद जी से बात भी करना है और मुझे काम पर भी जाना है, मुझे ट्रक ड्राइवर बनना है। परिवार वाले मुझे डांटते रहे कि नहीं, तू ट्रक नहीं चलाएगा, खेती बाड़ी कर ले और कुछ काम कर ले, लेकिन ये काम नहीं, ये काम है रात बिरात का। ट्रक वाले को पता नहीं कब कहाँ ट्रक खराब हो जाए। वो भी समझा रही थी मेरे भले के लिए, लेकिन मेरे मन में जो सनक सवार थी ना, मुझे हर हालत में ट्रक ड्राइवर बनना था। हाँ, मैं अपने धुन का पक्का था। मैं अपने परिवार वालों को समझा दिया कि देखो डरने की आवश्यकता नहीं, मैं ओझा गुनी से जाकर मिलता हूँ और उनको सारी बात बताऊँगा और वो समाधान जरूर निकालेंगे। मैं उस्ताद जी को लेके जाऊँगा। अब सुबह सुबह मैं पहुँच गया था उस्ताद जी के पास। अब मैं पूरी घटना का ब्यौरा दिया। उस्ताद जी भी थोड़ा अब मेरी तरफ देख रहे थे, चिंता के रेखाएं उनको चेहरे पर नज़र आ रही थी। अब फिर कहने लगे चल चल उन्हीं के पास चलते। अब हम दोनों अब वही बाबा के पास पहुंच गए थे। अब मैंने वही सब घटना बताया और तब वो बाबा मुस्कुराते रहे। उनकी मुस्कुराहट मुझे बड़ा अखर रही थी। बुरा सा लग रहा था कि मैं तो दर्द में हूँ और सब मैं डर डर करके ये सब झेला। अब बाबा जो हैं मुस्कुरा रहे हैं। क्या इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि इंसान के दिल पर क्या गुजर रही है? जब बाबा मुस्कुराते रहे और मैं चुपचाप खड़ा रहा, अचानक बाबा मुस्कुराते हुए कहने लगे कि सुरेश इधर आ जा। मैं बाबा के पास गया और तब मेरी आंखों में देखते हुए कहने लगे कि उस लड़की ने तुझे छुआ था। मैंने बोला हाँ छुआ था। तब क्या हुआ? मैंने बोला जैसे उसको कोई झटका लगा हो, जैसे बिजली का नंगा तार पकड़ लिया हो या फिर कोई आग की चिंगारी भड़की हो, ऐसा ही कुछ महसूस हुआ था उस वक्त में। और वो और ज़ोर से मुस्कुराने लगे और कहने लगे मेरे उस्ताद जी की तरफ देख करके, ये तो खामखा डरा हुआ है। अरे मैंने इसको एक रक्षा कवच दे दिया है तो फिर इसको डरने की क्या ज़रूरत है? चाहे वो जितनी मर्जी पीछा करे, लेकिन इस लड़की को छू नहीं पाएगी। छुएगी तो खुद ही बर्बाद हो जाएगी। अब डरने की आवश्यकता नहीं है। वाकई में मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि उनका जो मंत्र शक्ति था उस रात मेरे पर काम किया था। अब मैं तो इन चीज़ों पर ज़्यादा यकीन भी नहीं करता था, लेकिन अब मुझे विश्वास होने लगा कि जो तांत्रिक बाबा ने अब मेरे साथ में किया था वो मंत्र शक्ति काम कर रही थी। आखिरकार जब मैं पूरा बात को समझ गया तब मुझे बड़ा शांति मिली। और सही कहूँ ना, उसके बाद तक जब तक मेरी शादी नहीं हो गई थी वो लड़की मेरी पीछा करती थी, लेकिन कभी कभी दूर दिखाई देती थी और कभी कभी अब जैसे कोई साथ मेरा चल रहा हो। जब भी मैं अकेले में रात में गुजरता तो लगता था कि मेरे पीछे कोई आ रहा हो या फिर कोई मेरे आगे चल रहा हो। मैं देखने की कोशिश करता था लेकिन वो दिखाई नहीं पड़ती थी, लेकिन मैं जान जाता था कि वही है। वो मेरी आसानी से पीछा छोड़ने वाली नहीं है। जब बाबा जी कहे थे कि देख जब तेरी शादी हो जाएगी ना ये मामला अपने आप ख़त्म हो जाएगा। अब वाकई में जब मेरी शादी हो गई थी और उसके बाद में वो लड़की यानी रक्त पिशाचनी मेरा पीछा छोड़ दिया था। तो दोस्तों ये थी आज की घटना जिसे भेजे थे सुरेश जी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हाँ दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर हम मिलते हैं इसी चैनल पर एक नई घटना, एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।